अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले न्यूज़ हम देंगे जी आपको भुट्टो ख़ानदान की। जी हाँ, फ़ातिमा भुट्टो जो कि बेनज़ीर भुट्टो की भाई की बेटी हैं यानी भतीजी हैं, उनकी शादी हुई है। और कराची में उनकी शादी हुई है, लेकिन जो दूल्हा है वो अमेरिकन है। और जी हाँ, दूल्हा को जो है वो कलमा पढ़ा दिया है और इस वजह से दूल्हा का नाम जिब्रान रख दिया है। और उनका जी निकाह हुआ और कहा यही जा रहा है कि शादी वहीं हुई जहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो यानी कि इनके दादा जो थे फातिमा भुट्टो के, उनकी लाइब्रेरी में निकाह किया गया है। और हम मुबारकबाद पेश करते हैं उनको शादी की। और बड़े दोनों अच्छे लग रहे हैं, बड़ा खूबसूरत ड्रेस भी दोनों का बहुत अच्छा लग रहा है। और बात यही की जा रही है कि जी मेरे ख्याल है उनके कोलीग हैं या उनके दोस्त थे उनके हस्बैंड, और अमेरिकन हैं। और उनको जैसा मैंने कहा कि जी इस्लाम के दायरे में जो है फातिमा भुट्टो ले आई हैं। बहरहाल हम उन दोनों चीज़ों के लिए फातिमा को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक तो उनको इस्लाम के दायरे में भी ले आई, हालाँकि वो दायरे में आए बगैर भी उनके हस्बैंड बन सकते थे, लेकिन ख़ैर। और दूसरा ये कि उनका नाम भी चेंज करके जिब्रान रख दिया गया है, जो कि मेरे ख़्याल है उनको थोड़ा-सा टाइम लगेगा अपना नाम पिक करने में, लेकिन बहरहाल उनका नाम भी बदल दिया गया है। हालाँकि नाम का रिलीजन से क्या लेना-देना, मगर ख़ैर कोई बात नहीं। बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। हम जी आगे बढ़ते हैं और हम ये बताते हैं कि जी ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और कहा यह गया था कि गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी ईरान से पाकिस्तान तक। 2009 में ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और इरादा ये था कि 2015 तक ये पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि ईरान से गैस ली जाएगी पाकिस्तान के लिए। और मगर हुआ ये कि उसके बाद ईरान पे लग गई सैंक्शंस लग गई और बाद में पाकिस्तान ने उस पाइपलाइन के ऊपर काम कंप्लीट नहीं किया, जो कि हमारी एक पुरानी आदत है कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हुए जो है वो हमें भूल भाल जाते हैं हम, या फिर बहुत ही स्लो होते हैं जिसकी वजह से लोग नाराज हो जाते हैं। तो अब जी ईरान ने कहा है पाकिस्तान से कि जी ये पाइपलाइन का काम या तो आप कंप्लीट कर लीजिए या फिर जी आपको फाइन भरना पड़ेगा तकरीबन 18 बिलियन डॉलर का। जी हाँ, 18 बिलियन डॉलर्स का की जो पेनल्टी है वो पाकिस्तान के ऊपर ईरान लगा सकता है अगर पाकिस्तान ने वो गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। अब सोचने वाली बात ये है कि ईरान वालों को ये ख्याल भी कैसे आया कि हम उनको 18 बिलियन डॉलर देने वाले, मतलब हम एक एक बिलियन डॉलर के लिए कहाँ कहाँ पे नाक रगड़ते फिर रहे हैं। हमारी जो हालत है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि ना हम घर के हैं ना घाट के हैं, वो वाली हालत हमारी हुई भी है। लेकिन ईरान का ख्याल ये है, ईरान के लोग कितने मासूम है ना, है मैं सदके, इतने प्यारे लोग हैं कि उनका ये ख्याल है कि हम अगर पाइपलाइन कंप्लीट नहीं करेंगे, गैस पाइपलाइन जो हमने ईरान से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसके बाद होगा ये कि वो हमें 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी डाल देंगे और कहेंगे लाओ निकालो। मतलब हमारे पास तो खुद के पास डॉलर नहीं, हम तो खुद डॉलर ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं से मिल जाए। हम भला इनको 18 बिलियन डॉलर कहाँ से देंगे? अजीब अजीब बहकी बहकी सी बातें ईरान वाले करते हैं। लेकिन वो तो जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तभी खान साहब ने कह दिया था कि जी मूंगफली खाओ, अपनी गैस खुद बनाओ। जी हाँ, तो इस वजह से सारा पाकिस्तान जो है पूरी विंटर जो है मूंगफलियां खाता रहा और उन्होंने सोचा कि हम अपनी गैस खुद बनाएंगे। लेकिन साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका क्या करें? तो जी इसका वही होगा जो सी पैक का हुआ था। सी पैक भी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ही किया था ना चाइना के साथ कि जी हम सी पैक बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे खुशहाली आ जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे पैसा लगवाया था और गारंटी दी थी कि जी आपको ना सिर्फ ये कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा, बल्कि आपको प्रॉफिट भी होगा। तो इस तरह से चाइना की जो कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दी थी ये सोचकर कि उनको फायदा होगा। कैसे कैसे ख्वाब उनको दिखाए गए थे, लेकिन बहरहाल जब आंख उनकी खुली तो उनके आसपास कुछ नहीं था। मगर ये जरूर है कि अब चाइना एक बार फिर जो है, हमने उन्हें एक बार फिर अपने बातों में लगा के इस बात पे तैयार कर लिया है
कि जी सी पैक 2 शुरू करें। 1 कंप्लीट नहीं हुआ, ना से 1 वैसे भी हमें सूट नहीं करता, 2 होना चाहिए। जी हाँ, तो सी पैक 2 जो है उसके ऊपर काम जो है पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हो सकता है आसिम सलीम बाजवा या उन्हीं जैसा कोई दूसरा जो आके जो है पैसे पे हाथ साफ कर सके और बहुत सारे पिज्जा फ्रेंचाइज बना सके, शायद वो भी आता ही होगा। लेकिन खैर, हम बात कर रहे थे ईरान की, चाइना की नहीं। तो चाइना के साथ हमने क्या क्या हाथ दिखाए वो तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन चाइना भी, आज भी चाइना हमारा दोस्त है और अभी भी चाइना ने हमें जो है सी पैक 2 के नाम पर जो है काफी पैसे दे दिए हैं और हम मजीद भी उससे निकलवा लेंगे, क्योंकि यही एक आर्ट है जो हमें आता है। बात हम कर रहे थे ईरान की। अब ईरान है इस्लामिक कंट्री, वो तो आप जानते ही हैं। जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ओआईसी हो गई, उसमें 52 के 56 पता नहीं कितनी कंट्रीज हैं। पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्री, सॉरी पाकिस्तानी कंट्रीज कह रही हूँ, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उसमें जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी की हैं उनमें से एक को भी हमारा भरोसा नहीं है, हालांकि होना चाहिए था। इस्लामिक कंट्री अगर इस्लामिक कंट्री का भरोसा नहीं करेगी तो भला कौन करेगा। लेकिन हुआ ये कि हमने सोचा कि जिस तरह से चाइना और अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज को जिस तरह से हमने मामू बना लिया है, तो यकीनन ईरान वाले भी बन जाएंगे। हम उनसे कहेंगे कि हाँ जी लाओ, हम लगाते हैं जी, गैस पाइपलाइन बनाते हैं, एग्रीमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद काम कोई नहीं होगा। तो अब जी ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि जी बेटा बहुत हो गया बेटा, अब ये बताओ कि पैसे कब निकालोगे। उन्होंने हमारे ऊपर जो है ये कह दिया कि या तो ये पाइपलाइन कंप्लीट करो, यानी कि ये गैस पाइपलाइन को कंप्लीट करो, वरना जी $18 बिलियन देने के लिए तैयार हो। अब सूरत हाल ये है कि वो मुझे एक फ़िल्म याद आ रही है आमिर खान की, उसमें क्या थी वो, उसमें जूही चावला भी थी, आमिर खान भी थे और उसमें उन्होंने कहीं जापान से, जो उनके टेलर थे वो जापान से आए थे, वो कहते हैं कि जी मैं जापान में जैसे काम करता था वैसे ही मैं यहाँ भी काम करूँगा। यानी वहाँ पर हम पहले कॉलर बना लेते हैं, फिर स्लीव्स बना लेते हैं, उसके बाद बाकी पार्ट्स जो होते हैं शर्ट के वो बनाते हैं और फिर जोड़ देते हैं, शर्ट तैयार हो जाती है। तो अब ऐसा है कि हमने 1 लाख कॉलर बना लिया हूँ, उसके बाद अब यह है कि कपड़ा भी खत्म, धागा भी खत्म और पैसा भी खत्म। तो यही वाला सीन मुझे यहाँ पे लग रहा है और मुझे यकीन है आप में से बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनको उस फिल्म का नाम भी याद आ गया होगा। और अरे मुझे तो गाना भी याद है, घूंघट की आड़ से दिलबर का, जी हाँ, वो वाला गाना था। उसमें पिक्चर का नाम मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। खैर, तो मैं आपको ये बता रही थी, कहाँ से कहाँ निकल गई, मैं कोई पिक्चर थोड़ी आपको बताने आई थी। मैं ये बता रही थी कि वही सीन ईरान और पाकिस्तान के बीच में हुआ है कि अब पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि वो पाइप लाइन के लिए जो कुछ सामान चाहिए था वो हमने काफी सामान ले लिया। अब ऐसा है कि वो बाकी का सामान भी खत्म, पैसे भी खत्म और यही कुछ हाल हमारा है। मगर खैर अब देखते हैं कि ईरान पाकिस्तान की जान बख्शता है या नहीं। लेकिन ईरान से मुझे याद आया एक और, यूक्रेन, जी हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसमें हमने यूक्रेन को कुछ मिसाइल्स दिए थे। जी जी, वो बता रहे हैं कि जी वो फुस हुए में, जी हाँ, आप लोग ऐसे ही कहते हैं ना, फुस हुए, मतलब चल नहीं रहे। हमने चले हुए कारतूस, चले हुए मिसाइल और पता नहीं इस तरह की क्या चीजें यूक्रेन को दे दी है और अब यूक्रेन वाले हमें जो है वो ढूंढते फिर रहे कहाँ कहाँ कहाँ। लेकिन अब बात सारी ये हुई कि ये सारे सवालात वो थे जिसका जवाब दे सकता था एक ही आदमी और उनका नाम है ख्वाजा। थे ख्वाजा आसिफ, यानी कि ख्वाजा आसिफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और एससीओ की मीटिंग में ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने घर से या अपने ऑफिस से ही बैठ के जो है वहां पे बातें गप्पे लगानी थी राजनाथ सिंह साहब के साथ, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। इसके अलावा और कई कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर वहां पर मौजूद होने थे, मतलब हुए थे। लेकिन हुआ ये कि जी ख्वाजा आसिफ साहब गए कोई नहीं। अब कोई पूछे कि जी ख्वाजा आसिफ साहब गए होते तो बहुत से लोग कहते हैं हो सकता है वो इस वजह से नहीं गए क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर ना कोई सवाल हो जाता, क्योंकि ईरान के लोग भी शायद वहां पर थे। कई लोगों ने कहा कि यूक्रेन के बारे में सवाल हो जाता कि जी वो आपने चले हुए कारतूस और फुस हुए हुए जो आपने मिसाइल्स दिए हैं उसका क्या करना है। मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ साहब इस वजह से भी नहीं गए। लेकिन बात सारी ये है
कि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर का काम तो डिफेंस मिनिस्टर का होता ही कोई नहीं है, वो सब कुछ तो भाई लोग करते हैं। तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब इतने ख्वार क्यों हो रहे थे, इतने परेशान क्यों हो गए? चले जाते अपने ऑफिस में बैठ के, वैसे ही तो उन्होंने इंटरनेट पे जैसे मैं और आप बात करते हैं इसी तरह से तो बात करनी थी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब नहीं गए। हालांकि वो जाकर बड़े आराम से बड़ी आसानी से बता सकते थे कि जी बात सारी ये है कि पाकिस्तान में अगर इकोनॉमी हो तो इकोनॉमिस्ट अगर कोई होता है हमारे पास तो सही है, अगर नहीं होता तो भी हमारा काम चल जाता है, क्योंकि जी इकोनॉमी जो है वो भी भाई लोग देखते हैं, डिफेंस जो है वो भी भाई लोग देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है वो भी भाई लोग बनाते हैं। तो फिर भाई लोग का काम कौन करता है? हाँ, ये तो बात सोचने की है। लेकिन भाई लोग काम ही कब करते हैं, ये बात भी अलग लोगों की सोचने की है। लेकिन बहरहाल समझ जाइए मैं कह क्या रही हूँ। मतलब आप सोचिए कि मैंने क्या कहा, लेकिन वो सोचिए जो मैंने नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में यूं 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 करके ना वो बातें चल रही हैं। खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब नहीं गए और उन्होंने ख्वार करा दिया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप लोगों को याद हो तो 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने जो है कोविड के जमाने में जब बहुत ज्यादा कोविड फैला हुआ था, तब उन्होंने एक इसी किस्म की वर्चुअल मीटिंग अरेंज की थी और उन्होंने कहा था कि हर कंट्री का जो हेड ऑफ स्टेट है वो आएगा और वहां पे बात करेंगे। उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इमरान खान नहीं गए थे। उसके बजाय इमरान खान ने अपने पार्टी के एक डॉक्टर साहब को भेज दिया था, मेरे ख्याल है डॉक्टर फैसल उनका नाम था। और हर कोई जो था, हर विंडो में जो था किसी ना किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स थे। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए कोई नहीं थे और उन्होंने एक डॉक्टर साहब को भेज दिया था। कई लोगों ने एतराज किया, पाकिस्तान से भी लोगों ने कहा कि सर ये क्या आपने हरकत की है, आपको जाना चाहिए था। तो इमरान खान का कहना ये था कि जी मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि ये तो मेडिकल का मामला है, तो इस वजह से किसी डॉक्टर को जाना चाहिए। फिर तो इमरान खान साहब आप थैंक यू वेरी मच ही हो जाइए, क्योंकि अगर इकोनॉमी की बात हो तो फिर किसी इकोनॉमिस्ट को जाना चाहिए। वहां पे जो आप तरह तरह के अपने पार्टी के लोग भिजवा देते थे वो भी गलत है। फिर फॉरेन पॉलिसी भी आपको पता है कि कौन चलाता है। तो मतलब आप लोग तो सामने बस वैसे ही होते हैं ना। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब को जाना चाहिए था और वो नहीं गया। असल में मैं सिर्फ ये बताना चाहती, इतनी सी न्यूज थी और इतनी सी न्यूज के लिए आप लोगों ने इतनी देर मुझे यहाँ वहां घुमा फिरा के रखा। बहरहाल हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज हमारे पास है शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब का कहना है हुकूमत खत्म हो चुकी है, अब इलेक्शन के अलावा कोई और चारा नहीं है। खैर शेख साहब तो इस तरह की बातें करते ही हैं। इसके अलावा जी साकिब निसार साहब का कहना है कि जहां वालिदैन नाकाम हो वहां अदालत बच्चे के माँ बाप बन जाती है। मतलब ये भी पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, साकिब निसार साहब के बेटे की भी एक ऑडियो लीक आई है और उसमें वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और पीटीआई के टिकट बेच रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख में। जी हाँ, 1 करोड़ 10 लाख में पीटीआई के टिकट, यानी कि जो इलेक्शन के लिए टिकट है वो बेचे जा रहे हैं। और साकिब निसार साहब के जो बेटे हैं उनकी आवाज है उस ऑडियो में। अब कहाँ तक वो ठीक है ये तो खैर साकिब निसार साहब ही बता सकते हैं। मगर पाकिस्तान में ये एक तरीका बन गया है, कभी किसी की ऑडियो आ रही है तो कभी किसी की वीडियो आ रही है और इसी तरीके से हर कोई बातें करके और उसके बाद साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं जी हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन बनी गाला में भी इस वक्त काफी हंगामा है। ये जी बनी गाला में खूब उधम मचा हुआ है, खूब नाच गाना हो रहा है और इमरान खान साहब का ख्याल है कि अगर फौरी तौर पे इलेक्शंस हो जाएं तो खान साहब के अलावा कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। बात हम करेंगे फिर शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब का कहना है मजाकरात वक्त जाया करने की साजिश है। आसिफ अली जरदारी डबल गेम खेल रहे हैं। जी हाँ, डबल गेम खेलने का तो हर किसी को ही शौक है पाकिस्तान में। तो अगर आप जरदारी साहब का नाम लगा रहे हैं तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि डबल गेम तो हमने बहुत बार अमेरिका के साथ भी खेला है। जब अफगानिस्तान में हमने, आप जानते ही है ना, दहशत गर्दी की जंग लड़ी थी। जी हाँ, और उस दहशत गर्दी की जंग लड़ लड़ के हमारे पास बड़े डॉलर आ गए थे। तो अब अगर शेख साहब ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब डबल गेम खेल रहे हैं तो हो सकता है खेल रहे होंगे। लेकिन अब देखते ये हैं कि आखिर वो गेम जीतता कौन है, ये बात सबसे पहले और सबसे ज्यादा सोचने वाली है।
शेख रशीद साहब का कहना है अगर लाल हवेली पर हमला हुआ तो किसी नुकसान का जिम्मेदार नहीं। जी हाँ, शेख साहब का कहना है कि अगर लाल हवेली पे हमला हुआ तो किसी नुकसान के वो जिम्मेदार नहीं होंगे। उसका रीजन भी यही बताया जा रहा है क्योंकि अभी आप लोग जानते ही हैं कि परवेज इलाही साहब के घर पे पुलिस अटैक हुआ था, पुलिस अटैक किया, पुलिस रेड हुआ था और उसके बाद उनको अरेस्ट करने के लिए उनके घर में घुसने की कोशिश की गई, दरवाजे फलांग के, गेट फलांग के, खिड़कियां तोड़ के, और ये सब कुछ होता रहा। लेकिन बहरहाल परवेज इलाही साहब हाथ नहीं आए। जैसे कहते हैं ना कि जी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो बिल्कुल जी परवेज इलाही साहब हाथ नहीं आए। अब परवेज इलाही साहब की 6 मई तक की हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है और उसके अलावा पुलिस एक्शन पे भी उन्होंने एफआईआर लिखवा दी है। मतलब पुलिस के ऊपर ही एफआईआर। मतलब ऐसा भी सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि किसी को मतलब पुलिस के ऊपर ही पुलिस वाले एफआईआर लिख रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये बहरहाल एक गलत तरीका था जो मेरा ख्याल है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं करना चाहिए था। बात हम करेंगे लाल मस्जिद के मौलाना की। जी हाँ, ये वही लाल मस्जिद का मौलाना अब्दुल अजीज है जो जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो ये बुर्का पहन के भाग रहा था। जी हाँ, इसकी पिक्चर्स मौजूद हैं आज भी। गूगल आप करें तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप लिखिए मौलाना अजीज लाल मस्जिद बुर्का, तो इसकी पिक्चर्स आएंगी कि ये औरतों का बुर्का पहन के भाग रहा था बहादुर। लेकिन ये कह क्या रहा है, ये सुनते हैं। कुरान तो खुद कहता है कि तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़ो कुरान को। मसला कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों सुने, आपने मुजम्मत भी बात। जी, ये था मौलाना अब्दुल अजीज और उसका कहना ये था कि जी उसमें कुरान में तो खुद लिखा हुआ है कि टेररिस्ट बन जाओ। इस किस्म के लोगों ने ही रिलीजन का नाम और हाल खराब कर रखा है। और हैरत की बात यह है कि इस आदमी को ना तो अरेस्ट किया जाता है और ना ही इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई होती है। इसका हाल बिल्कुल वही है जो कि मियाँ मिट्ठू का है, जो सिंध में हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को, क्रिश्चियन बच्चियों को भी उठाकर ले जाता है और जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाता है। इसी तरीके से इस्लामाबाद मेन सिटी, इस्लामाबाद कैपिटल में लाल मस्जिद में ये मौलाना अजीज बैठा हुआ है जो इस किस्म की बातें करता है। और इसके मस्जिद के ऊपर छत पे और नीचे भी कई लोग आपको खड़े दिखाई दे सकते हैं जिन्होंने डंडे उठाए होते हैं। और अगर कोई जरा सा भी इनको कुछ कहे तो ये उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ देते हैं। इसी किस्म की गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिस पर के फौरन से बेशतर इनको अरेस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अफसोस कि इनके ऊपर किसी किस्म की कोई भी एक्शन नहीं की जा रही है, कोई एक्शन इनके ऊपर नहीं हो रहा है और इनको इसी तरीके से घूमने फिरने के लिए गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है। या तो गवर्नमेंट इनसे डरती है, लेकिन इनसे डरने की क्या जरूरत है? जब तक गवर्नमेंट इनसे डरना बंद करे और इनको अरेस्ट करे तभी मुल्क में कुछ बेहतरी आ सकेगी। हम जी आपको अपडेट करते रहेंगे, न्यूज़ हम लाते रहेंगे और इस वक्त हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।